अगर ये कंटिन्यू रहता है तो आपकी रिलेशनशिप फेल है। जेनजीज ने कभी नो सुनना मतलब देखा ही नहीं अपनी ज़िंदगी में, बट रिलेशनशिप में जब आप आते हो, आगे वाला इंसान तो आपका पेरेंट नहीं है, वो तो नो बोलेगा। एंड जैसे ही इंसान नो बोलता है, आपका दिमाग बोलता है ये तो टॉक्सिक है। एट द एंड ऑफ द डे रिलेशनशिप अगर सही नहीं रहा या प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती है एंड आपका पहला इंस्टिंक्ट रहता है भागो या निकलो, तो आप कहीं पे भी टिक नहीं पाओगे। Why Gen Zs are having frequent breakups, or why are they having open relationships? दिस फिक्स मी वाले एटीट्यूड से घुसना रिलेशनशिप में सबसे बड़ा डेंजर है, क्योंकि यू कांट फिक्स एनीवन हु डजंट वांट टू गेट फिक्स्ड। यू नीड टू बी नेकेड विथ योर पार्टनर। यू नीड टू बी नेकेड इमोशनली, स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली, एवरीथिंग। प्यार आपका खत्म हो जाता है ना, आपका लगाव खत्म हो जाता है, आपका एक वो जो फीलिंग होती है ना कि दिस इज माई पर्सन वाली एस्पेक्ट खत्म हो जाती है। यू डोंट इवन केयर देम। दैट्स मोर डेंजरस। एंड द सेकेंड थिंग इज दैट यू really can die or kill for this person. What is the healthy time frame after the breakup that you should take before falling into another relationship? Emotional intimacy, passion, and commitment. These three factors are needed for a healthy relationship. अगर नहीं है then there is something missing. जैसे अगर passion missing है तो you are in a sexless marriage or you're in a sexless relationship. Maybe your sexual intimacy is happening with someone else. Cheating के high chances है. How should you prepare for first dates? अगर आपका आंसर फैमिली है then you shouldn't marry. You're not ready for marriage yet. No, your family is your wife after marriage. Thank you for having me here. Sure, Radha, it is so fabulous to meet you today because हमने बहुत अच्छा discussion किया अभी what you did this podcast and what we're trying to do today is navigate through relationships. The relationship में दो words मैं सबसे पहले शुरू करना चाहूँगी। एक word जो हम बचपन से सुनते हुए बड़े हुए हैं, जो कि आजकल के जो लोग 80s born हैं या जो late 70s born हैं, compromise is a word that we heard our parents saying all the time, right? And एक दूसरा word है adjustment. Now tell me, how does compromise and adjustment look in a relationship? Are they the same thing or are they different? That's a very good question to understand if you are trying to build a relationship or you are in a relationship to navigate the problems and the issues. आप adjustment का टर्म और कॉम्प्रोमाइज का टर्म इंटरचेंजेबली यूज नहीं कर सकते हो। यानी कि दोनों अलग बातें हैं, बहुत बारीक डिफरेंसेस हैं। बट आप जब स्पेसिफिकली एडजस्टमेंट की बात करते हो, इट इज प्राइमरली a conscious decision that you're thinking cognitively. You're thinking about ki what are the pros and cons of me living this thing or doing this thing, kind of. है ना कि ये कोर्स करूँ तो होगा क्या, ये नहीं करूँ तो क्या होगा। प्रोज एंड कॉन्स आप वे कर रहे हो वहाँ पे। जब आप कॉम्प्रोमाइज की बात कर रहे हो, यू आर जस्ट गिविंग अवे विदाउट हैविंग दैट प्रो और कॉन का कैलकुलेशन। दैट इज बेसिकली कॉम्प्रोमाइज, कि आप सोच ही नहीं रहे हो कि इसका इम्पैक्ट क्या आपकी ज़िंदगी में होगा। यू आर जस्ट डूइंग इट, यू आर गोइंग विद द फ्लो। सो हेंस व्हेन वी टॉक अबाउट अर्लियर जनरेशंस वी सी अ लॉट ऑफ कॉम्प्रोमाइज, कि लाइक करना तो पड़ता ही है, सहना तो पड़ता ही है। दिस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ मैरिज रिलेशनशिप, बिकॉज दे आर अट्यून्ड टू जस्ट केटर टू कि करना है करना है करना है। पर पाना क्या है, लेना क्या है, उस चीज़ में आपकी नीड्स कैसे मीट होगी, it's not something that they were told. But now no one is willing to adjust. So let's take example. Give me a clear example of adjustment versus compromise. कैसा दिखता है एक रिलेशनशिप में compromise? कौन सी बातों पे होता है और कौन सी बातों पे आप एडजस्ट कर सकते हो, करना चाहिए? देखो, कॉम्प्रोमाइज अगर हम बोले तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। कि अगर आपका हस्बैंड है, वाइफ है, दे डोंट वांट टू वर्क और दे डोंट वांट यू टू डू एनी काइंड ऑफ करियर ग्रोथ, दैट आई फील इन टुडेज डे एंड एज इज कॉम्प्रोमाइज। ओके, बिकॉज किसी की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस काट देना इज नॉट समथिंग दैट should be upon anyone. It should be a personal decision of how that thing should be handled. But on the other hand, किससे दोस्ती रखनी है,
आगे किस हिसाब से अपनी ज़िंदगी को एनविजन करना है, what are the shared goals as a couple that you need to have. All of these things should be adjustment. You can't say that ki my thing or my dreams matter the most. I wouldn't compromise anything for you. As a couple, you need to be like, we have to do things. आपकी एक vision together होनी चाहिए, आपकी एक future होना चाहिए. For that, you need to envision that together. कि हाँ ठीक है, हम ये कर रहे हैं साथ में. वो हम वाली एस्पेक्ट अगर नहीं रही ना, तो रिलेशनशिप में खटपट तो चलती रहेगी आपकी. जब आपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात की और पर्टिकुलरली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में Yes. पहले लड़कियों को मना किया जाता था, हम जॉब मत करो या Right. से बात मत करो, तुम घर मैनेज कर. ना मुझे आपकी कॉन्वर्जेशन में क्या सुनाई दे रहा है कि एक डिसीजन दोनों चीज़ों में फॉलो इन कर सकता है. वो एडजस्टमेंट भी हो सकता है, वो कॉम्प्रोमाइज भी हो सकता है. लाइक अगर आप पे वो थोपा गया है कि तुमको नौकरी नहीं करनी है क्योंकि हमारे घर के लिए बेहतर है कि एक बंदा घर पे रहे और घर संभाले, सो दैट इज एंड यू वांट टू डू योर जॉब, सो यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग अगर आप वो कर रहे हो. लेकिन अगर आपने एक हेल्दी कम्युनिकेशन किया है जहाँ से निकला है क्योंकि हमारे सिचुएशंस ऐसे हैं, मेनी वी डोंट हैव फैमिली लिविंग विद अस और अराउंड अस, वी डोंट हैव इनफ सपोर्ट एंड वी हैव टू रेज अ चाइल्ड, वी हैव टू डू व्हाटएवर एट होम, एंड वन ऑफ अस इज डिसाइडिंग that they want to opt for not working probably or working in a fashion job, वो घर पे ज़्यादा टाइम दे पाए, तो that would be an adjustment, right? Yes, I think it should be a decision. अगर डिसीजन में दो पार्टीज में मतलब आप टू एंड फ्रो कम्युनिकेशन ही नहीं हो रही है, तो दैट इज अ कॉम्प्रोमाइज, राइट? चाहे वो फाइनेंशियल डिसीजन हो, क्योंकि बहुत सारे लोग आज के डेट में प्रिफर नहीं करते हैं, टू बी ऑनेस्ट शोभा, कि लाइक दे डोंट वांट टू कंप्लीटली रिलाई ऑन देयर पार्टनर फाइनेंशियली बिकॉज दैट इज causing them a lot of damage later on, क्योंकि you never know what's going to happen in the future. It's a very traumatizing aspect for people who are coming from middle socioeconomic kind of class, or maybe like उनको financially बहुत ज़्यादा poverty देखनी पड़ी है अपनी ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा मांग के जीना पड़ा है, तो they don't want to compromise on that angle. So if your own personal needs are very clear कि ये चीज़ नहीं करनी है मुझे, and people are telling you or your partner is telling you कि यही करना है, then that is a compromise. राइट अगर आप शेयर्ड तरीके से डिस्कस करके टू एंड फ्रो करके मिडिल ग्राउंड पे पहुंच पा रहे हो, चाहे कोई भी बात हो, चाहे आपने इंस्टाग्राम पे किसी के से भी सुन लिया कि ये टॉक्सिक है, इट्स नॉट टॉक्सिक फॉर यू, एटलीस्ट इट्स वर्किंग फॉर यू. तो बेसिकली वाई आई वॉन्ट टू आस्क दिस क्वेश्चन इज कि जो लिसनर्स इस कॉन्वर्जेशन को सुन रहे हैं, वो अपनी लाइफ में जो भी कर रहे हैं आगे रिलेशनशिप में, उनकी कहीं पे वो डिफीटेड फील कर रहे हैं कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ करके आया, या कहीं पे उनको लग रहा है कि मैं एडजस्ट कर रहा हूँ तो हेल्दी है या नहीं है, एटलीस्ट जब वो ये क्लियर एक डिफ्रेंसिएशन सुने या अपने कुछ डिसीजन हो थोड़ा दिमाग में कहीं थ्रू करेंगे, तो कुछ समझ में आएगा कि मेरा जो ये लाइफ का सिचुएशन है, इज इट कमिंग फ्रॉम अ स्पेस ऑफ कॉम्प्रोमाइजिंग और इज इट कमिंग फ्रॉम अ स्पेस ऑफ एडजस्टिंग, बिकॉज एडजस्टिंग यू सेड इज हेल्दी फॉर अ रिलेशनशिप, कॉम्प्रोमाइज इज नॉट. Adjusting is needed. You can't have a relationship if you are not adjusting your dreams for your shared goals and aspirations. नहीं तो फिर आप अकेले ही रह लो. सही बात है, you stay alone, you will be happier than anyone else. But certain degree आप कहीं पे भी जॉब करते हो, and you also go for internships or you go for like training or like education के लिए. College has certain expectations. Now you are adjusting to a certain degree कि मेरा काम हो जाए. They'll also take certain things from you, like fees, like time, like efforts. नहीं, हर चीज में give and take तो होती है. तो रिलेशनशिप को हम ऐसे कैसे देख ले कि नहीं देंगे, हम लेंगे ही सिर्फ. वैसे छोटी छोटी बात है जो मैं देखती हूँ मॉडर्न रिलेशनशिप्स में भी चैलेंज आता है कि आपको किस तरह के लेट से कपड़े पहनने हैं. अगर वो एक म्यूचुअल रिस्पेक्टफुल डिसीजन अंडरस्टैंडिंग ऑफ अपनी में किस जगह पे हूँ, स्टाइल देंगे हम दो किस स्केट स्पेस ने, वहाँ से आप डिसाइड करते हो कि लेट्स से मुझे इस तरह के कपड़े नहीं पहनने, तो दैट इज यू एडजस्टिंग for a relationship. But if it is coming from a space of your partner is narrating for you, setting a narrative for you कि तुम ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती है, तुम ऐसे लोगों से बात नहीं कर सकते, whatever that is, then it will be a compromise. Yes. Controlling अगर हो रहा है. सेम हो रहा है. एटलीस्ट व्यूअर्स को जो लिसनर्स उनको डिस्टिंक्शन क्लियर मिलना चाहिए, क्योंकि हर कोई ना अपनी रिलेशनशिप में कुछ टाइम के बाद ना एक फेज ऑफ सफोकेशन से गुजरता है. व्हेन अ रिलेशनशिप इज ओल्ड इनफ या तो फिर न्यू इनफ, तो एक प्लेस ऑफ कंफ्यूजन आता है जहाँ पे आपको लगता है कि मैं कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर रहा हूँ, स्पेशली इन टुडेज कॉन्टेक्स्ट, बिकॉज आजकल सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी की कॉन्वर्जेशन इतनी ज़्यादा है कि आपकी इंडिविजुअलिटी क्या है, आप अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करें, आपको क्या पसंद है वो कम्युनिकेट करें. तो देयर इज सो मच ऑफ आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या होना चाहिए, इज पुटिंग सो मच प्रेशर ऑन कि आपको समझ नहीं आता है कि एम आई कॉम्प्रोमाइजिंग
और एम आई एडजस्टिंग, और कहीं ना कहीं वो हेल्थी एडजस्टमेंट को, जो एक स्वीट रिलेशनशिप है, उसको भी आप कॉम्प्रोमाइज के तरह से देखने लगते हो, स्पेशली जब कुछ टाइम आप फेल कर लेते हो और वो रिलेशनशिप एक फेज के थ्रू हो जाता है जहाँ यू हैव देयर अप्स एंड डाउन्स एंड देन यू हैड गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन दीज टू टर्म्स. नाउ आई वांट टू ब्रिंग दिस कन्वर्सेशन स्ट्रेट टू मॉडर्न रिलेशनशिप, जेनजीज. ना अगर मैं जेनजीज की बात करूँ तो जेनजीज का जो पेरेंट्स हैं वो मोस्टली ले 70s या अर्ली 80s या मिड 80s में बॉर्न पेरेंट्स के बच्चे हैं जो अनचेक्स. हम ये वो जनरेशन थी जिसने बहुत सारा रिबेलियन किया. कई बार मैं भी सही टाइम पे बच्चे पैदा कर लेते थे, शायद मेरे बच्चे फिर आप बिल्कुल जब होते. Like I'm 37 and speaking from that space. Jokingly though, but yeah. So people who are in their late 30s or early 40s or mid 40s, उनके बच्चे आज की डेट में जेंजी हैं. और जो ये जनरेशन है जो अब 40 के आसपास की है, इन्होंने अपनी लाइफ पे रिबेलिंग किया है. इन्होंने करियर्स अपनी मर्जी के चूज़ किए, इन्होंने कपड़े पहनना अपनी मर्जी से शुरू किया, इन्होंने पेरेंट्स के साथ का झगड़ा करना सीखना, अपने लिए स्टैंड लेना, बहुत सारी चीज़ों में एक डिफरेंट कंट्री में रहना, एक डिफरेंट जगह पे जाके रहना, लेट नाइट्स घर से बाहर आने के डायनामिक्स को नेविगेट करना एज अ गर्ल, एज अ गाय, डिफरेंट तरह के फ्रेंडशिप में कोप अप करना, इन लोगों ने सीखा. इससे पहले वाली जनरेशन का फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही नहीं था. द वर्ल्ड वॉज वेरी लिमिटेड एंड नैरो फॉर देम, बट दिस जनरेशन गॉट एक्सपोजर टू अ world which has no boundaries. You can sit here, you can have friends in any countries, you can travel to any country, you can eat whatever you want to have, you have access to all different kinds of things, you have access to dating app. Yes. So this is a generation जो अपने बच्चों में ये बचपन से ही उनको सिखाती है कि you should fight for yourself, you should stand for yourself, you should have your priorities clear, you should have a sense of individuality. तो जब आप इतना अपने बच्चों को ये सिखा के ट्रेन करते हो और जब एक बच्चा ये सीखता है तो उसकी साइकोलॉजी पे क्या इम्पैक्ट होता है इसका, हाउ that and parents are doing it for the betterment of their kids, right? क्योंकि उन्होंने जो सफ़र किया या तो देखा, they want it to be better for their kids and they're coming from that space. But एक बच्चा जो ये सब सीख रहा है कि I should have a very strong sense of independence, my parents should be fitted किया, ये बच्चा जब relationships में जाता है, that is a Gen Z, when the Gen Z gets into a relationship, yes, what is the psychology? See, you can learn and understand this thing if you understand the concept of generational trauma. Okay? जनरेशनल ट्रॉमा में हम ये पैटर्न देखते हैं कि जो पहले का जनरेशन था, इट ट्राइज टू प्रिवेंट द नेगेटिव थिंग्स दैट हैज़ हैपेंड टू देम. ओके, जैसे द पेरेंट्स ऑफ जेनजीज आर मिलेनियल्स, दे हैव ऑलवेज गॉटन कि मतलब तुम काम करो, रेस्पॉन्सिबल रहो, शैतानी मत करो, यू नीड टू बी राइट, डू राइट एंड डू एवरीथिंग बाय द बुक्स. Be the perfect girl, yes. Perfect boy, yes. Perfect family man. Yes, है ना, आपको एवरीथिंग परफेक्टली करना है. तो आपको अगर ये चीज़ समझना है कि जेनजी के साथ क्या हो रहा है, व्हाट्स हैपनिंग, व्हाई देयर इज सो मच टर्मोइल इन देयर रिलेशनशिप्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड द फ्रेमवर्क ऑफ जनरेशनल ट्रॉमा. जनरेशनल ट्रॉमा में आप ये पैटर्न देखते हो कि जो भी जनरेशन आपके साथ एज अ जनरेशन जो भी प्रॉब्लम्स आपने एक्सप्लोर करी है या फिर आपने देखा है, जैसे आपने बस यही देखा है कि अच्छा रहना है, परफेक्ट रहना है, परफेक्ट लाइफ चाहिए, परफेक्ट स्कोर चाहिए. एज अ मिलेनियल यू फेल्ट वेरी स्टक, यू फेल्ट दैट यू हैड टू प्रूव एवरी टाइम योर वर्थ, है ना, कि लाइक I had to work, I have to get 100 so that my parents think that I'm a good girl or a good boy. I have to be 100% present in the class, attendance होना चाहिए ताकि teacher मुझे बोले कि like you are a perfect student, right? So every millennial can relate to me because I am also consider myself a millennial because we were trained, attuned to be the right one in the room, always the right one, and that was so much burdensome. इतना प्रेशर रहता है हमेशा सही रहो, सही करो, कि आप जब बच्चे करते हो ना, आप समझते हो कि अरे यार इसको तो मैं प्रेशर नहीं दूंगा, ये जो करे. क्योंकि हमने बहुत सारा प्रेशर उठा के भी देख लिया. हाँ, और चलिए सब मोर और लेस सेम ही दिया. इसके 100 मार्क्स आए थे, वो भी लाइफ में मोर और लेस वैसी गाड़ी चला रहा है, वैसा ही घर लिया है, वैसा ही बेटर है. इनफैक्ट जो कम वाला वो शायद बेलर ही कर रहा है. वो वाले एग्जाम्पल दिए तो आपको लगता है कि ये हमदर्द नहीं होना है मुझे सोना पटाने का. दैट लर्निंग applies to everything that you yes, your life. Like your goals, your financial aspirations. हमारे जो पेरेंट्स के पेरेंट्स थे, they are like सेव करो सेव करो सेव करो सेव करो, है ना, खर्च मत करो खर्च मत करो. मिलेनियल्स आर वन ऑफ द जनरेशन, दे आर मोस्टली स्पेंडिंग, कि लाइक खर्च करो, बच्चे को ऊपर लाखों करोड़ों रुपए लगा देंगे just so that they are happy, they see them satisfied. Their intention is in the right place, but as you said, promoting individuality without accountability or taking that conscious decision of having something right or wrong after that,
consequential parenting जिसको हम बोलते हैं is something that is missing in Gen Zs. Okay, जो parenting है उनकी उसमें it's always leeways है कि आप करो जो करना है करो, you have freedom, हम संभाल लेंगे, है ना, you do whatever you want, whatever is the right thing for you, you get everything that you deserve. Okay, you deserve everything in this world, you are the best. Okay, ये एक अच्छा सोच है, इंटेंशन अच्छा है इस चीज़ का, बट इट प्रमोट्स सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, है ना. अगर मैं किसी बच्चे को स्टार्टिंग से ही बोलूँ यू आर द बेस्ट, यू आर वर्थ एवरीथिंग फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ, एंड आई डू नॉट पुट अ प्राइज ऑन एनीथिंग फॉर कि गलती करे या कुछ गलत बोल दे, यू ऑलवेज प्रोटेक्ट दैट किड. एट द एंड ऑफ द डे द मॉरल कंपस इज गोइंग टू टर्न, and they are going to be like, after teenage they're going to do certain things, say certain lies, or maybe like think that okay, I can do anything, but as a parent you have your limitations, you can't say yes to everything. So Gen Zs ने कभी नो सुनना मतलब देखा ही नहीं अपनी ज़िंदगी में, बट रिलेशनशिप में जब आप आते हो, आगे वाला इंसान तो आपका पेरेंट नहीं है, वो तो नो बोलेगा, एंड जैसे ही इंसान नो बोलता है आपका दिमाग बोलता है ये तो टॉक्सिक है, ये तो गलत है. तो पेरेंट्स ने बताया है कि तुम तो सब कुछ डिजर्व करते हो, यस, यू आर द बेस्ट पर्सन, यस, आस्क फॉर व्हाट यू डिजर्व. करेक्ट. सो आपका माइंड फ्रेम ही शेक हो जाता है. योर इंटरनल सिस्टम कांट डाइजेस्ट द फैक्ट दैट देयर इज दिस पर्सन और देयर इज दिस रिलेशनशिप वेयर आई विल गेट नो, एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द अदर एस्पेक्ट, दैट इज द रीजन व्हाई देयर आर मल्टीपल पार्टनर्स, कि सिचुएशनशिप्स हो रही है, ओपन रिलेशनशिप्स हो रही है, बिकॉज यू फील दैट अच्छा ठीक है एक इंसान तो मिलेगा नहीं, तो लेट मी बी फ्री, let me have no accountability at all, and I will get everything. This whole idea of feeling burdened in a relationship, ki, you know, a relationship is asking too much from me. Yes. Because the way they are raised with a sense of entitlement and also sense of boundless freedom. Yes. You know, तो जब आप अपने को थोड़ा टाइप डाउन महसूस करते हो, what you are talking about compromise versus adjustment, जब खुद को compromise adjust करता हुआ पाते हो, तो that's not a very comfortable space for you to be in, because शायद आपने वैसा किया नहीं है. I'm not saying this, I really love Gen Zs, to be honest. Yeah, I really adore them. I really would love to have that kind of assertiveness early in my life. See that? Yes. I aspire to have that. But at the end of the day, I think every generation has its own challenges to face. And Gen Zs with this set of like assertiveness, overly prioritizing their own needs, sometimes they end up being the villain for themselves. Okay, like in relationships, as we are telling about, adjustment करना पड़ता है. उनको लगता है adjustment मतलब कि I am dismissing myself. हाँ, I'm not seeing my needs. But sometimes, you know, you need to give up on doing things for yourself and give that kind of presence कि आप partner को दो वो responsibility for them to do something for you. And that's a beautiful feeling. But उसके लिए trust होना ज़रूरी है, उसके लिए time देना ज़रूरी है, उसके लिए communication develop करना ज़रूरी है. And as a psychologist, I also see Gen Zs having difficulty in communicating that. This is the generation that likes to stay silent most of the times. They like more texting, and they communicate through very short abbreviations. बहुत सारे ऐसे terms आप देखोगे, the Gen Z stare or something like that. It's very popping up because आप कोविड के जनरेशन में बड़े हो, है ना. Most of the studies or exposures are completed during the COVID time, so you lacked that social like support, that exposure to make you more functional as an adult in the relationship. So kahin na kahin I feel they have lacked that exposure in their life. That is the reason why they are behaving in such a way. But the Gen Zs that recover, the Gen Zs that I see कि जो थेरेपी लेते हैं, जो अपने ऊपर काम करते हैं, जो थोड़ा बहुत सेल्फ रियलाइजेशन पे जाते हैं, they have a better view of the world and they live their lives in a better way than we generally would do, है ना. But that needs effort. That needs कि अपने गिरेबान में झांक के देखना पड़ेगा थोड़ा सा. But अगर आप entitled हो तो आप देखोगे नहीं. In my coaching sessions also, in my clients also, that Gen Z's के बाद दो मैं बहुत clear categories देख रही हूँ. One is extremely clear, focused, driven, hardworking, towards any to every goal in their life. चाहे वो गोल उनकी जॉब से रिलेटेड है, चाहे वो कॉलेज का कोई प्रोजेक्ट असाइनमेंट करना है, चाहे वो किसी को रिस्पेक्ट करना है, चाहे वो रिलेशनशिप में जाना है. They're very committed, focused, and we on the path to get. And the second category is
that they are confused. They don't know. They're like कि ये मेरे लिए नहीं है, या तो they have given up, or they are very confused and they are half-heartedly doing things. चाहे वो relationships हो, चाहे वो कोई college का project हो, चाहे वो अपनी नौकरी हो, आधे अधूरी मन और आधे अधूरे दिल से कर रहे हैं. तो इन दोनों categories में आप कैसे as a psychologist इनके mindset को देखते हो, इनकी psychologies को evolve होते हुए देखते हो, and how relationship are going to play out for both of these kind of Gen-Zs? पहले तो आप ये जो डिस्टिंक्शन होती है ना, it happens because of factors like your like class where you coming from, city basically. आप 2 टायर से आ रहे हो, आप मेट्रो सिटी से आ रहे हो, काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है इस चीज़ का. क्योंकि एक कोई गांव में बैठ के भी इंस्टाग्राम देखेगा, दे कैन सी थिंग्स बट दे कांट डू एज मच. बट जब आप मेट्रो सिटी में रहते हो, यू सी दैट इट्स एक्सेसिबल टू यू and you would want to then go and do that. So वही है कि accessibility एक factor रहती है of the exposure that you are getting to do that exposure. Okay, that creates the differentiation. Second thing is to an extent I feel family. Okay, आपकी अगर पैटर्नल साइड या मैटरनल साइड की रिलेशनशिप्स अच्छी है, एक सपोर्टिव फैमिली से आप बिलोंग करते हो, आपकी पेरेंटिंग पैटर्न्स काफ़ी बैलेंस्ड रही है कि they have given you equal opportunities, responsibilities and access to things, then I think they become more mature and then they do really good in their life, really good in terms of their relationships, in terms of choosing the right partner, choosing the right job for them. They have a lot of clarity that they use to their most benefit. बट अगर ये दोनों फैक्टर्स में से कोई भी फैक्टर या दोनों के दोनों ही मतलब गड़बड़ होते हैं या फिर मिसमैच्ड होते हैं, नेगेटिव होते हैं कि पेरेंट्स अलूफ हैं, दे आर इमोशनली डिस्टेंट बिकॉज दोनों ही काम कर रहे हैं, दे आर बीइंग रेज्ड बाय मतलब और कोई रेज कर रहा है उनको, या ग्रैंड पेरेंट्स है, उनकी पेरेंटिंग का इम्पैक्ट है, सिंगल मदर सिंगल फादर हैं, तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स अगर रहती है कहीं ना कहीं केओस एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि देन द चाइल्ड इज गोइंग टू लुक आउटसाइड फॉर दैट काइंड ऑफ सपोर्ट, फॉर दैट काइंड ऑफ like presence, for that kind of nurturance. and then आती है peer का experience कि आपके दोस्त कैसे हैं, आपके दोस्त किस चीज़ों को प्रमोट करते हैं, कि रिस्क टेकिंग बिहेवियर्स प्रमोट हो रही है, रिलेशनशिप्स किस हिसाब से चल रही है, व्हाट इज़ ट्रेंडिंग इन योर फ्रेंड सर्कल. सो ये फैक्टर्स ध्यान में रखना ज़रूरी है. अगर आप पेरेंट्स हो या फिर आप गार्डियंस हो, यू कैन जस्ट चेक दीज फैक्टर्स इफ दीज फैक्टर्स आर आउटलाइंग, या फिर ये फैक्टर्स प्रमोट कर रहे हैं ऑटोनॉमी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये फैक्टर्स प्रमोट कर रहे हैं रिस्क टेकिंग बिहेवियर्स, ये फैक्टर्स प्रमोट कर रहे हैं कि यू आर द बेस्ट इन दिस वर्ल्ड एंड no one deserves, you are worthy, so entitlement promote कर रहे हैं, तो then that is a red flag. That's something that you need to watch out for in your child's environment. Coming to relationships, जैसे हमने बोला कि एक फ्रेमवर्क बहुत क्लैरिटी देती है, यही सेम फ्रेमवर्क आपको शैटर्ड कर देती है, chaotic बना देती है. क्यों? क्योंकि फिर आपको वो चीज़, जैसे ऑटोनॉमी है, विदाउट एनी काइंड ऑफ कॉन्सिक्वेंस यू गेट इट, यू डू थिंग्स, यू कीप ऑन डूइंग इट आउट ऑफ द फ्लो, दिस इज नॉट माई कॉलिंग, आई डू समथिंग एल्स. यू आर नॉट कमिटेड टू एनी थिंग एट दिस पॉइंट, ना करियर से, ना जॉब से, ना रिलेशनशिप से. एंड यू जस्ट थिंक कि एक चीज़ प्रॉब्लम हुई एंड आगे जाके प्रॉब्लम ना हो तो मैं छोड़ दूँ. ठीक है, लाइक यू डोंट वांट टू गेट हर्ट. Also, you don't want to get uncomfortable. Yes. See, that word is kind of more appropriate in this situation, because I see लोग अपनी jobs पे भी uncomfortable नहीं होना चाहते हैं, लोग अपने relationship में भी uncomfortable नहीं होना चाहते हैं. In fact, one of the green flags in the relationship is that we can have uncomfortable conversations, right? So I feel ये discomfort वाली जो feeling आने लगती है, तो people want to give us. Yes. On the drop of a hat. डिस्कम्फर्ट आए छोड़ दो, डिस्कम्फर्ट आए छोड़ दो, टफ हो गया चाहिए. सो दैट इज वेयर अ नॉन कमिटमेंट थिंग इज कमिंग. ट्रू. एंड जब आप इस मेंटालिटी से रिलेशनशिप को, चलो जॉब आप कर रहे हो, आजकल स्विचिंग का कल्चर है, यू स्विच विद इन 6 months 7 months, बट आई थिंक दैट कल्चर इज ऑल्सो डाइंग डाउन बिकॉज the employers are calling it out. I work with a lot of organizations and hiring में they call me for interviews. हम देख के ही बता देते हैं ये कितना ज़्यादा टिकेगा, आपकी जो CV है, चाहे आप कितना भी हाइड कर लो बीच के
gaps, we see it and we see that you will not stay here for 2 months, more than 2 months. So kahin na kahin it reflects on how much people will invest in you. You need to think about that. Every individual, I feel, is an investment. ठीक है, I am an investment. My husband invested in me. My husband is an investment. I invested in him. So you invest in your emotions, your time, your commitment. अगर ये तीनों चीजें मैं आप नहीं दे रहे हो तो आपको मिलेगा क्या? You will not get anything. Neither you will get a good job, neither you will get a good partner, neither you will get your good life. At the end of the day, relationship अगर सही नहीं रहा या प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती है एंड आपका पहला इंस्टिंक्ट रहता है भागो या निकलो, तो आप कहीं पे भी टिक नहीं पाओगे. एंड नो पर्सन इन दिस एंटायर वर्ल्ड इज कंप्लीटली गुड. Everyone will have their shadows, everyone will have their problems. And अगर वो problem झेलने लायक है, झेलने लायक का मतलब कि like they have their quirks and you have your quirks and it matches up. Human flaws basically. है ना? तो that's how you heal each other, that's how you grow together, that's how you build a life together. And that's a beautiful thing. And problems कहाँ नहीं होती है. But Shraddha, give me some common example of human flaws that we should work upon instead of giving up on the person. Right. You know, कुछ ऐसे clear cut मुझे examples दे दो बता. ऐसे वाले flaws है को आप it's the time for you to leave this relationship. या ऐसे वाले flaws है तो आपको उसमें टिके रहना चाहिए, काम करना चाहिए. कैसे मालूम चलेगा? क्योंकि discomfort तो मुझे दोनों तरह पे flaws में आएगा. जहाँ भी मुझे लगेगा कि smooth नहीं जा रहा है वहाँ discomfort होगा. तो कौन सा हेल्दी डिस्कम्फर्ट है जिसको लिए मुझे सॉल्व करना चाहिए और कौन सा अनहेल्दी डिस्कम्फर्ट है जो मेरे अंदर ही कुछ ब्रेक कर रहा है, मुझे ही ब्रेक कर रहा है और मैं स्कार्ड हो रहा हूँ फॉर नो रीजन. राइट. सो पहला बात तो आई विल स्टार्ट विद दिस स्टेटमेंट दैट दिस इज वेरी पर्सनल ऑल्सो, कि कौन सा डिस्कम्फर्ट किसको मतलब यू कैन लाइक टॉलरेट इट. इट्स अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट बड्स. ओके, बट एट द एंड ऑफ द डे इफ इट इज समथिंग दैट यू हैव एक्सपीरियंस्ड इन द पास्ट, ठीक है, कि चाहे आपने अपनी मम्मी को देखा है, पापा को देखा है एंड यू कंप्लीटली डिसएग्री विद द लाइफ दैट दे हैड, then that is a discomfort that you should never walk into, thinking that you know it feels comfortable, I can change this person, I can fix this. Like जैसे फॉर इंस्टेंस अगर आपके पेरेंट में अब्यूज़ रहा है ना, कि वर्बल अब्यूज़ रहा है या फिर एब्सेंटिज्म रहा है, इमोशनल प्रेजेंस नहीं रहा है, यू थिंक दैट कि ये तो इमोशनली अवेलेबल नहीं है, मैं हूँ, आई विल ट्राई टू टेक द लीड. मतलब ये तो चलता है रिलेशनशिप क्योंकि मेरे पेरेंट्स का भी तो चल गया. हाँ, राइट, समथिंग लाइक दैट, कि इट वर्क फॉर देम हेंस इट विल वर्क फॉर मी. और आप आसपास भी देखते हो कि लाइक उसने लाइक पर्सन ए went through a trauma and then person B came into their life and they healed them. Okay, like they heal their relationship trauma, जो चाहे divorce का केस हो या फिर abusive relationship से बाहर आए हुए हो या फिर you have been a victim of any kind of trauma in your life and your partner healed it. So you thinking that some partner is going to fix you, that is a red flag. Fix someone. This fix me वाले attitude से घुसना relationship में सबसे बड़ा danger है, क्योंकि you can't fix anyone who doesn't want to get fixed. Okay, I am a therapist. Ask me कितनी बार मैंने clients को मना किया है कि don't come until and unless you are truly committed to the process of healing, because I value my time and you should also value your efforts. So फिक्स मी वाला एटीट्यूड से रिलेशनशिप में कभी भी मत जाओ, कि कोई चीज़ अगर आपको पहले से ही दिख रही है कि प्रॉब्लम है, लाइक देयर ड्रिंकिंग पैटर्न्स और देयर सोशल सर्कल और देयर हैबिट्स इन टर्म्स ऑफ कि फाइनेंशियल सेविंग नहीं कर रहे हैं, खर्च ही खर्च, इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, दे डोंट हैव टाइम फॉर फन और समथिंग लाइक दैट, एंड यू आर अ वेरी लाइक यू वांट टू डू थिंग्स, यू आर अ वेरी एडवेंचरस पर्सन, यू थिंकिंग दैट कि यू नो व्हाट, इसको मैं पसंद करवा लूँगी, I will make him do together. This is a wrong attitude. You need to have those difficult conversations starting से ही, कि will you be comfortable if I tell you कि मुझे बंजी जंपिंग करना है क्योंकि मैं तो बिना करे रह नहीं सकती हूँ, या will you be comfortable in saving and maybe building a home or like children, having children. ये सारी चीज़ें डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन है जिसके बारे में नॉट लाइक राइट अवे बट यू नीड टू डिस्कस. एक रूल मैं जो अपने क्लाइंट्स को भी बताती हूँ, आई कैन टेल द लिसनर्स, इज दैट कि जो चीज़ आप अपने लिए नहीं करोगे कभी भी, आप वो चीज़ अपने पार्टनर के लिए मत करो स्टार्टिंग से. डू नॉट डू थिंग्स लाइक फॉर इंस्टेंस इफ यू डू नॉट हैव द टाइम टू मैसेज 24/7,
be alerted every time and text them back. Do not do these things. Do not set the expectation कि इतना तो करता था कि 2 मिनट में मैसेज आ जाता था, या फिर कॉल कर लेता था every night before going to bed. See, don't do the things that you would generally feel that कि this is something that I cannot commit down the lane, maybe 2 months down the lane, 3 months down the lane. Think about your actions. आप पहले ना बहुत ज़्यादा फ्लो में चीज़ें करने के चक्कर में you overcommit. भी करना होता है, Yes. you know, आपको इम्प्रेस भी करना होता है, कहीं ना कहीं आपको ये भी प्रूव करना होता है कि मैं भी कूल है. Yes. वही बात है ना कि but at the end of the day, your relationship is the place wherein you need to be naked with your partner. You need to be naked emotionally, spiritually, mentally, physically, everything. Yes. And अगर आप कोई भी चीज़ हाइड कर रहे हो, like this is something that I'm doing but I'm not feeling good about this, that is hiding. That is emotionally cheating with your partner. You're not telling them and then you're going to blame them for the same thing. So that's not just for the other person also, है ना? So Gen Zs need to be more like flexible in terms of their communication. आप एक रिजिड आइडियोलॉजी को लेके आगे नहीं चल सकते हो कि यही है, इससे जो फिट होगा, नहीं होगा तो दे कैन गो टू हेल. ये वाला एटीट्यूड से नहीं चलेगी रिलेशनशिप्स. यू कैन डू दिस टू जॉब्स, यू कैन डू दिस टू फ्रेंड्स, बट यू कांट डू दिस टू योर पार्टनर, बिकॉज फिर आप रहोगे किसके साथ? यू आर प्रमोटिंग आइसोलेशन, यू आर प्रमोटिंग सोशल सेक्लूजन, which is why you are getting into depression, which is why you are getting into like not having that human connection anymore. And that is why people are having relationships with ChatGPT or something other than that, because you crave. Human beings can't stop without relationships. You will fulfill that with something else, but that's more dangerous. So that this brings me to my next question. Why Gen Zs are having frequent breakups? Or why are they having open relationships? This is very linked to the lack of commitment, okay, because and also the lack of trying to build together. They don't have patience कि अगर पर्सन ए से मुझे इमोशनल कनेक्टिविटी फील हो रही है बट सेक्सुअल कनेक्टिविटी नहीं है, आई डोंट वांट टू इन्वेस्ट टाइम इन बिल्डिंग दैट. आई वुड गेट द सेक्सुअल कमिटमेंट फ्रॉम समवेयर एल्स. अच्छा, मैं अपना कोटा पूरा कर लूंगा कहीं से भी, ठीक है, बट आई डोंट हैव टू वेट इन लाइन बिकॉज आई हैव नेवर वेट. को छोड़ना भी नहीं है, राइट, है ना? तो पर्सन ए से मुझे इमोशनल इंटीमेसी मिल रही है बट पर्सन बी से मुझे इमोशनल इंटीमेसी नहीं मिल रही है, सेक्सुअल इंटीमेसी मिल रही है. तो rather than investing time in either of them to build something else, like together those things, time effort लगाना, मुझ में इतना पेशेंस नहीं है, या फिर मैं सोचता हूँ कि हर चीज़ हर कोई से मिलता नहीं है, तो आई विल फाइंड मल्टीपल सोर्सेस फॉर द सेम, है ना? बट ये जो लॉजिक है ये जॉब से चल सकती है, ये एजुकेशन से चल सकती है, ये इवन टू एन एक्सटेंड फ्रेंडशिप से चल सकती है, बट पार्टनर के साथ इफ़ यू आर trying to build, if your mindset is of a monogamous ki like you feel cheated if your partner is talking to someone else, or if you're feeling jealous about them spending time with someone else in an open relationship, then I think you're not built for that. Your psyche is not built for that. Log kar lete hain because people are doing it, others are doing it, it's cool. या फिर आप ये कह सकते हो कि ये the world is there, so I don't want to be left out. FOMO जिसको हम बोलते हैं कि सब कर रहे हैं तो मैं क्यों ना करूं. And learn to keep your needs clear more of, and also learn to be empathetic towards the other person. कि empathy की कमी लगती है मुझे थोड़ी बहुत, not very cohesive. जो बहुत ज़्यादा इंडिविजुअलिटी होती है आप इन द सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी, नेचुरली एम्पैथी कम हो जाती है. करेक्ट. कि अगर आप अपनी प्रायोरिटीज़ को बहुत वैल्यू देंगे तो आपकी लाइफ में स्पेस नहीं है दूसरे की प्रायोरिटीज़ को समझने और वैल्यू करने की, तो नेचुरली एम्पैथी कम हो जाती है. तो बिल्डिंग एम्पैथी विद इन योर सेल्फ इज ऑल्सो अ ग्रेट क्वालिटी टू एक्सेल और एस इन योर रिलेशनशिप्स, है ना? नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन दैट आई वांट टू कम टू इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट इन द रिलेशनशिप, एंड दैट इज कॉन्फ्लिक्ट्स. जब हम झगड़ों पे आते हैं, जब हम कॉन्फ्लिक्ट्स पे आते हैं, तो व्हाट इज द वे टू मूव अहेड? व्हाट इज द हेल्दी वे to navigate through a conflict in a relationship? देखो, जब कॉन्फ्लिक्ट की बात है, हेल्दी वे बस 2 ही है कि अगर तुम ट्रिगर्ड हो, टेक द स्पेस, डू नॉट से एनीथिंग, डू नॉट ट्राई. ट्रिगर्ड इन टर्म्स ऑफ इमोशनली यू आर एंग्री. अगर उस कॉन्फ्लिक्ट ने, उस झगड़े ने आपको एंग्री कर दिया, हाँ,
ट्रिगर कर दिया, ट्रिगर कर दिया है. सिंप्लीफाइंग. Yes, your emotional brain is activated, then your cognitive mind is out of the window. So whatever you are going to do is not coming from a place of judgment, being right. हाँ, तो I'll clarify this कि जैसे आपका ब्रेन है उसमें दो हिस्से हैं, कि एक इमोशनल एंगल है, एक लॉजिकल एंगल है जो सही गलत में फर्क जानता है. जब इमोशनल ब्रेन स्टार्ट हो जाता है ना, ट्रिगर्ड हो जाता है, जो मैं बोल रही हूँ कि चाहे आप डिप्रेस्ड हो, आप एंग्री हो, आप जेलस हो, एनी काइंड ऑफ हाइटेंड इमोशनल स्टेट में हो आप, है ना, तो उस टाइम पे आपकी जो लॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ थिंकिंग है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, basically being respectful towards the other person just goes away. Yes, just goes away. You don't care anymore about anything or anyone, just your survival instinct is there to protect you. तो जब आपका इमोशनल ब्रेन काम करता है तो आपका लॉजिकल ब्रेन शट डाउन हो जाता है. Correct. So उस टाइम पे rather than like destroying the relationship further, damaging it further by speaking something else that you didn't mean to, take your space. Be very aware that this space is going to do you more good than anything else. And अगर आप space ले रहे हो, second, अगर आप space ले रहे हो, you give a deadline to the other person कि I will be back in 4 hours, 5 hours, 6 hours, but not more than 24 hours. Because फिर अगर कोई इंसान को लगता है कि अरे पूरा दिन बीत गया है, इस इंसान को इतना तक नहीं है कि हम कहीं बीच में अटके हुए हैं, they don't care about my emotional state, then why will they support you in your process of recovery? Then why will they trust you? Okay, so you be mindful of your space as well as be mindful of others' space and thinking. You know, I wanted to ask this question कि एक कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में कितना टाइम लेना चाहिए, क्योंकि go out and take some air, take a break, or take some time to blow the steam off, cooling off period. ये कितना लंबा होना चाहिए? क्योंकि कभी कभी आजकल मॉडर्न रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम आ रही है, आई स्पीक टू पीपल, एल्डर पीपल आल्सो, स्पीक टू माय क्लाइंट्स, दे से वी आर ऑन अ ब्रेक फॉर अ वीक. Is it too much of a time that you're taking, too much space you're taking? Yes, So there have been 24 hours more or less. more or less सोना नहीं चाहिए आपको कॉन्फ्लिक्ट के साथ. That's my rule for couples कि if you are in a relationship and you had a fight, do not sleep on the fight. ठीक है, आप उस चीज़ के बारे में चाहे लड़ लो, झगड़ लो, बात करके, जैसे भी करके एक सोल्यूशन तक 24 आवर्स के बीचों बीच यू नीड टू रीच. इफ़ यू आर नॉट रीचिंग देन दिस इशू इज़ आइदर अनरिजॉल्वेबल, कि ये जो है ये एक ग्रिडलॉक सिचुएशन है कि लाइक हियर नाइदर यू आर एबल टू गो अहेड और यू आर एबल टू कम टू अ मिडिल टर्म्स, यू आर स्टक एंड एक्सेप्ट दैट कि वी आर स्टक, आइदर दिस विल वर्क और नॉट. क्योंकि कहीं कहीं पे ये डील ब्रेकर्स भी होते हैं, जैसे मे बी चीटिंग हैज़ हैपेंड और मे बी यू हैव स्पोकन और डन समथिंग दैट you knew that your partner doesn't approve, like gone to meet your ex or maybe liked something online जो कि आपके पार्टनर ने पहले ही बोला था, एंड यू एग्रीड कि हाँ ठीक है मैं नहीं करूँगा या करूँगी. तो डेडलॉक या ग्रिडलॉक सिचुएशंस में ही होता है कि आपको सोल्यूशन नहीं मिलता है. एंड दूसरा सिचुएशन यही होता है कि आप बस स्टोन वॉल कर रहे हो अपने पार्टनर को, आप साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो. दोनों ही सिचुएशन में ये रिलेशनशिप के लिए प्रॉब्लमेटिक स्टेट है एंड दिस नीड्स टू बी रिजॉल्व्ड. यू नीड टू टॉक अबाउट दिस, एंड अगर ये कंटिन्यू रहता है तो आपकी रिलेशनशिप फेल है ना. कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन का 2 थंब रूल है, रेस्पेक्ट एंड ऑल्सो टॉक टू रिजॉल्व, डिस्कस टू रिजॉल्व, नॉट टू ब्लेम. कि you did this, that's why I did it. टेक द अकाउंटेबिलिटी कि हाँ ठीक है मेरी भी टोन ठीक नहीं थी, मैंने भी कुछ बोला. आई थिंक वी बोथ वर रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिचुएशन एंड देन यू नीड टू सॉल्व इट. When you're resolving a conflict, it should be in the language of I rather than in the language of you. यस, ब्लेमिंग हो जाते हो ना, जैसे ही आप ब्लेम हो जाते हो दूसरा वाला इंसान बोले मैं भी गन खड़ा करके रख देता हूँ. हाँ, लाइक why should I take it? You told me you were screaming, you were abusing, मैंने तुझे अब्यूज कर दिया तो क्या? फिर आपको डिफेंसिवनेस ही मिलेगी, आपको रिजोल्यूशन नहीं मिलेगा, आपको डिफेंसिवनेस ही मिलेगी. सो डोंट टेक टू लॉन्ग, बिकॉज आई हैव सीन कपल्स टेक लॉन्ग एंड देन घोस्ट कि 1 हफ्ता हो गया,
अब बात ही नहीं कर रहे हैं, वो किसी और को देख रहे हैं। उसी हफ्ते में मैंने रिलेशनशिप्स में जो मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, मैंने ये भी देखा है कि रिलेशनशिप 7-8 साल का रिलेशनशिप है और उसमें बार बार ऐसे 2 दिन का, 5 दिन का, 1 हफ्ते का, 10 दिन का ब्रेक आता है एंड वो ब्रेक के बाद वो लोग वापस भी आ जाते हैं, बट एट द सेम टाइम उनकी पैरेलल लाइफ भी चल रही होती है, जहाँ पे वो पेरेंट्स को रिश्ते के लिए दिखा रहे तो मिल भी रहे हैं, जहाँ पे वो किसी ऐप पे अपना प्रोफाइल सीक्रेट ही बना ले तो बना हुई या किसी और से मिल भी रही है, नॉट इन अ वे कि मैं डेट करूंगा क्योंकि शायद मैं आपको रिलेशनशिप बट समवट ग्रे जोन मिलनी, जो उनको इंटरनली पता है दैट आई हैव नॉट डन इट राइट, बट पेपर पे प्रूव नहीं कर सकते कि सही नहीं था, बिकॉज सही ना, आई जस्ट वेंट टू अ पार्टी विद फ्रेंड की किसी फ्रेंड से मिल लिया, वट एवर आई एम सेइंग, जो आपको मॉरली एथिकल यूजफुली अपने अंदर पता है, लेकिन बाहर दुनिया में जब तक आप खुद एक्नॉलेज नहीं करोगे बोल देंगे बात है कोई बात, नोबडी गोइंग टू से कि तुमने गलत किया, बट आपको पता है कि यू नो आई एम डूइंग रॉन्ग, और आपको इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपकी नीड्स इस रिलेशनशिप में नहीं नीड हो रही क्योंकि आप इतने ब्रेक्स पे बार 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 जा रहे हो, तो एक चीटिंग का रास्ता ओपन हो जाता है, पैदल लाइफ बिट करने का, या एक इमोशनल शेयरिंग के लिए कोई और तरह का फ्रेंड, स्पेशल फ्रेंड, पार्टनर, या कोई एक मैंने ये भी देखा कि कुछ लोग अपने कुछ मेंटर्स भी ढूंढ लेते हैं, वट एवर इट इज, जहाँ पे आप अपना इमोशनल शेयरिंग कर पाते हो बस आप यहाँ नहीं कर पाते हो, तो जो है सही कि मोर और लेस 24 आवर्स में आपको वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना चाहिए, और यू नो फ्रॉम माई एक्सपीरियंस व्हाट आई वुड लाइक टू ऐड योर श्रद्धा इसके, अगर आपको कॉन्फ्लिक्ट नहीं भी रिजॉल्व हो रहा है एटलीस्ट उसके बारे में एक स्टार्टिंग कॉन्वर्जेशन हो जानी चाहिए, सो कि यू नो थोड़ा और वक्त लेते हैं, या इस वक्त में हम ये ट्राई करते हैं, ये नहीं करते हैं, वट एवर इट इज, एक बेस लेवल कॉन्वर्जेशन होना चाहिए ताकि ऐसा नहीं लगे कि आपने घोस्ट कर दिया। थिंक ऑफ दिस एज योर ओन हाउस। मैं जब रिलेशनशिप को देखती हूँ मैं एक घर देखती हूँ, घर में अगर प्लम्बिंग इशू है, ठीक है, लाइक एंड इट हैपेंड एट नाइट, you can't call a plumber at the night, but you will do something about it, right? You can't let the water flow, you will shut down the water, or maybe you will do some quick fixes कि बंद हो जाए पानी ड्रॉप का होना। रिलेशनशिप भी वैसे ही है, SOS चीज़ें आप कर सकते हो कि लेट्स जस्ट पुट इट असाइड, लेट्स हैव डिनर, लेट्स जस्ट सिट क्वाइटली, है ना, लेट्स जस्ट सी अ मूवी एंड देन मे बी जस्ट व्हेन वी आर रेडी विल टॉक अबाउट दिस, बट अभी के लिए अभी यहाँ पे पॉज करते हैं, take a pause from the conflict, because sometimes no, taking that pause and doing something else on in a non-threatening way will help you to at least feel empathetic towards each other that you will take again to work with each other, है ना। जब मेरे को लगता है कि I saw this like in their 60s, ठीक है, I saw this couple who came in their 60s, they were like कि मुझे तो डिवोर्स करना है, they both were like हमें तो डिवोर्स ही लेना है। मैंने बोला क्यों, आप इतने टाइम से हो साथ में, you have built a great life together, why do you want to take divorce? I have thought about 7 ways to murder him. I don't want to think like this. I'm like ठीक है, let's talk about it. If you thought about murdering him, then you already have a plan, so why should you need me at the end of the day? No, I don't want to, because I love this person. I don't know how to communicate. उसको समझ ही नहीं आता है। I'm like I'll help you out. But वही है कि आप उस टाइम पे अगर पर्सन को प्यार आपका खत्म हो जाता है ना, आपका लगाव खत्म हो जाता है, आपका एक वो जो फीलिंग होती है ना कि दिस इज माई पर्सन वाली एस्पेक्ट खत्म हो जाती है, यू डोंट इवन केयर देम, दैट्स मोर डेंजरस। लाइक इफ यू आर थिंकिंग about murdering your partner, obviously not right, but still you love your partner. Wow. Yes, because some emotional connect is there. You at least feel bad when they're doing something bad to you. इसलिए what you're saying कि indifference अच्छा नहीं है। नहीं है, नहीं है। इंडिफरेंस तो मतलब फिर आप डेड ही हो गया ना, लाइक दिस पर्सन इज डेड, फर्क ही नहीं पड़ रहा है। एंड आई हैव सीन मेनी रिलेशनशिप्स गो इनटू दैट, दे लिविंग इन अ सेपरेट रूम, दे डोंट केयर अबाउट ईच अदर्स लाइफ, ईच अदर्स प्रॉब्लम, वो अपने ज़िंदगी में मतलब जॉब में तड़प रहा है, ये अपने घर के झंझटों में तड़प रही है, तो दीज आर वेरी वेस्टफुल लाइफ्स, है ना। यू हैव अ लाइफ, सिंगल लाइफ मिली है, भगवान ने आपको एक ही ज़िंदगी दी है, लिव it the way that you should, live it with happiness, satisfaction, but problems will come. Give me you know, a reason. Yeah. Or what do you think is a good enough reason for you to leave a relationship? कब इन रिलेशनशिप को खत्म कर देना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? सबसे टॉप पे तो अब्यूसिव, ठीक है, लाइक वायलेंट, इमोशनली अब्यूसिव ऑल्सो, आई वुड रेट इट दैट, फाइनेंशियली अब्यूसिंग यू, either taking money from you, और मतलब आपको पूरा ही डिपेंडेंट बना दिया है, these are abusive situations.
Second, less problematic दिखना, but more problematic in long term is them not caring about your problems. ठीक है, they don't care about, हाँ तेरे तेरे जॉब में दिक्कत चल रही है, तेरा जॉब है, तू देख, है ना, why should I care? तेरे फैमिली में दिक्कत चल रही है, why should I care? It's your family, you deal with it. So not caring about the problems of your partner's life. If you don't feel that it's personal, that something is wrong in your partner's life and you are like तू देख ले, that's not a relationship to be in. Because फिर क्यों, किस बात के लिए हो साथ में? अच्छा, give me another example. What are the reasons to be in a relationship? Reasons to be in a relationship. Yeah. Also, let me take to the other side now. What are the right reasons? Give me top 3 reasons to be in a relationship. You can see your growth together. ठीक है, कि like you can grow out of your traumas, your like the things that you didn't have. You can build that life, है ना, growth in terms of your finance, in terms of your emotional maturity, in terms of living the life. ये सारी चीजें होनी चाहिए. And the second thing is that you really can die or kill for this person. That's That from a psychologist is? I have this saying, if your partner kills someone, help them hide the body. घर आके 2 चांटे लगा लो, but help them hide the body. Do not, your partner is your person. You need to protect them from anything, चाहे उन्होंने कितना भी खराब करा है. अगर तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? And the same thing should come from the other side also. That's how relationships work. Isn't it you creating space for them to do stupid stuff, them to do wrong stuff, and suddenly bring them in नहीं the... तो किसके साथ करेंगे वो stupid stuff? मतलब वो stupid stuff बहुत toxic और बहुत गलत भी तो हो सकता है. Literally killing someone could be an analogy, but not literally killing someone. I'm doing something of the equal weightage. But if you do not, no, I understand, but that's why घर आके 2 थप्पड़ भी लगाओ. But do not disrespect your partner. Do not just show them that they're wrong in front of the public. You don't have to like show your dirty laundry outside. What you're saying is, जो हम parenting में भी चीज़ देखते हैं, that when you're in the outside environment, जब स्कूल में हो या फ्रेंड्स के ग्रुप में हो या किसी बर्थडे पार्टी में बच्चे के साथ हो, वहाँ पे जो भी बिहेवियर हो रहा है वहाँ पे करेक्ट मत करो. वहाँ पे यू सपोर्ट देम सो दैट दे फील दैट दे हैव अ कंफर्ट प्लेस टू गो बैक टू. लेकिन घर आप आके आप उनको करेक्ट करो, उनको समझाओ. Yes, have the discussion. Yes, see, अगर आप अपने पार्टनर के साथ डिफिकल्ट टाइम्स में या उनके डिफिकल्ट टाइम्स में, जैसे आई विल गिव यू अ वेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल. अगर किसी सिचुएशन में आपके पार्टनर ने, यू आर इन अ पार्टी, ओके, एंड योर पार्टनर हैज like been sarcastic about someone, ठीक है, in that party, about their dressing or their appearance or something like that. They were like creating sarcastic comments on that. You didn't like it, or loose comment on that, and then you didn't like it, okay? You don't have to go there and correct that person there. Maybe तुम उसको थोड़ा सा किसी और बात से वहाँ से निकाल लाओ and then talk to them कि you know what, मुझे नहीं, आपको अच्छा लगेगा क्या मेरे को कोई बोले ऐसे, है ना? So I really want you to be the best outside. I really want you to be, I want people to know the version that I know and I fell in love. And this is not something that I fell in love with. I fell in love with the good in you. So I want people to see the good in you. And this is the way that you need to have the conversation. So basically what you're saying is कि don't correct your partner in social settings. Yes. Don't target them in social settings. Don't pick on them in social settings. Do that within the closed doors of your home. Yes, yes. आप पेरेंट थोड़ी ना हो आपके पार्टनर के, फिर आप क्यों बोलते हो कि बच्चा जैसा ट्रीट करता है मुझे, या फिर पेरेंट जैसा, आई एम नॉट देयर मदर और फादर. See, that's a dynamic that you are creating at the end of the day. Don't create that. Okay, now let's get to another point in my discussion. हमने डिस्कस किया कि relationship क्यों होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, कितना टाइम देना चाहिए to resolve the conflict. But then एक और term जो बहुत popular these days is rebound relationships. अब क्योंकि आजकल relationship बहुत सारे हो रहे हैं, breakup तो बहुत सारे, तो rebound भी बहुत सारे हो रहे हैं. What is the healthy time frame after a breakup that you should take before falling into another relationship? साइकोलॉजी में ग्रीविंग का ना
6 month का ड्यूरेशन होता है, 6 months मिनिमम टाइम ड्यूरेशन इज गिवन टू एनीवन हु इज ग्रीविंग समथिंग, लॉस. किसके बड़े लाइफ इवेंट्स से गुजर रहे हो, करेगा बस Breakup is one of them. So any ups and downs that happen in your life that has created an emotional turmoil in your life, that has made you the shittiest, you need to give it at least 6 months to resolve. तो आप कह रहे हो कि 6 मंथ से पहले हमें एक रिलेशनशिप में नहीं पड़ना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं. Very very wrong for your mind space, very very wrong for your मतलब लाइक लाइफ, बिकॉज आपका दिमाग उस चीज़ से उभरा ही नहीं है. अभी तक आपकी सर्वाइवल मोड ही चल रही है. You are only trying to protect yourself. And with that thought, if you're building a relationship, you will not end up having a good like dynamics between both of you. You would be always thinking that कि आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, आपको भरोसा नहीं हो रहा है, या फिर मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं पुट करनी चाहिए क्योंकि पहले के रिलेशनशिप में ख़राब हुआ था तो क्या पता इस वाले रिलेशनशिप में भी ख़राब हो जाए. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ रेफरेंस पॉइंट दैट इज़ गोइंग ऑन. यस, है ना. सो गिव योर टाइम टू हील, गिव योर टाइम टू प्रोसेस, गिव योर टाइम टू थिंक अबाउट कि व्हाट, क्योंकि देखो यहाँ पे ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एवरीवन ब्लेम्स द अदर पर्सन कि उसके वजह से रिलेशनशिप खराब हो गया. बट मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ तो आप में भी दिक्कत थी, कुछ ना कुछ तो आपके बिहेवियर्स, आप में मतलब आपके बिहेवियर्स में, आपने जिस तरीके से हैंडल किया चीज़ें, उसमें कुछ ना कुछ तो दिक्कत थी विच कैन बी रेक्टिफाइड. उसका तो रेक्टिफाई नहीं कर पाएंगे हम, अपना तो रेक्टिफाई कर ही पाएंगे. तो गिव योर ब्रेन दैट टाइम टू प्रोसेस एटलीस्ट. Even I love the fact that you brought it home full circle in this conversation को, क्योंकि जब आप ये कह रहे थे कि 6 महीने दो, तो मेरे साथ क्या हुआ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस दैट आई moved out from one relationship and immediately I found myself in another relationship. और मेरे को उस इंसान को, अपने हस्बैंड को, now my husband, to say yes, I was like, यार इट इज़ टू सून. अगेन मेरे दिमाग में है कि 6 महीने 1 साल से गैप तो होना चाहिए. मैं अभी इतने लंबे रिलेशनशिप से निकली हूँ कि मैं एक रिलेशनशिप में इमीडिएटली कैसे जा सकती हूँ. लेकिन मुझे लगता रहा है मैं वो इमीडिएटली क्यों गई और कैसे जा सकते, जो आपने बाद में पॉइंट कहा कि अगर आप उस स्टेट में नहीं हो जहाँ पे आप दूसरे इंसान को ब्लेम कर रहे हो. बिकॉज फॉर मी a part of me or the whole of me was already healed. I was not in a space after my breakup. I was not bitter towards my ex-partner. I was not in a space जहाँ मैं उन्हें ब्लेम कर रही थी. मैं उस स्पेस में ही थी जहाँ मैं उनकी लाइफस्टाइल को समझ नहीं पा रही थी. जब मैं ब्रेकअप के थ्रू जा रही थी या सेपरेशन के थ्रू जा रही थी, तब मैं उनके लाइफस्टाइल को नहीं समझ पा रही थी. ऑफ कोर्स तभी वी पार्टेड वेज, राइट. लेकिन जब वो हो गया, व्हेन द डिसीजन वाज फाइनल, I was absolutely okay with whatever. Not ऊपर से कि I have to be the bigger person, I have to show that oh I'm cool about things. I'm not in that fashion, but in a very deep, reflective manner कि मैंने उन चीज़ों पे बार-बार रिहाश करके, इंट्रोस्पेक्ट करके, लिख के, पढ़ के, समझ के, समझा कि नहीं यार I was wrong there. So I was able to take accountability. If you are in that space where you're feeling healed, where you can take accountability, where you can see your wrongs, then probably वो 6 महीने का टाइम पीरियड आप कट शॉर्ट भी कर सकते हो. हाँ, मैं एक टेंटेटिव साइन में इंसान कैसा है. हाँ, and see, I have also seen a lot of couples, including myself, heal from a lot of things in the relationship. I'll give you a very easy understanding example from my life itself. I have been born and brought up very independently. मैंने अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ खुद के लिए डिसाइड करी है. मेरे घर वालों ने ऐसे बोला है कि तुम डिसाइड करो, हमें नहीं आता. एंड दैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ हाइपर इंडिपेंडेंस कि आप बहुत ज़्यादा मैं करने लग जाते हो. And as a woman, you become masculine. Or Yes. it's such a, you know, it was required at some point. but it's okay to be in touch with your masculine side, but I feel it's not okay to lose your femininity. I think जो मिस्टेक हम बहुत लोग कर लेते, हाँ, लड़कियां करती हाँ. हैं कि वो इतना मैस्कुलिन हो जाती है कि वो सॉफ्टनेस, वो फ्लो, वो सहजता, Yes. वो शक्ति अपने अंदर से खो देती. बिल्कुल, You know, बिल्कुल. वो सेंटर्डनेस खो जाती है आपसे. तो when I came into this relationship with Ayush, my partner, I had a lot of trouble giving up on things, like doing that thing. मेरे को ऐसा लगता था कि हैंडीकैप वाली फीलिंग आ जाती थी मुझे कि नहीं मैं नहीं करूँगी तो नहीं होगा, मैं नहीं करूँगी. yes. And now the joy of giving up those control comes later on. तो एक होती है ना कि आपको क्विक रिजल्ट्स नहीं दिखते हैं रिलेशनशिप में, आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स दिखते हैं. तो अगर आप में पेशेंस नहीं है तो आप क्विक जो गिविंग अप करके आप सोचोगे मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, व्हाई शुड आई डू दिस थिंग, इट्स अ लॉस फॉर मी. इफ यू डोंट वेट टू रीप द रिजल्ट्स, इट्स लाइक प्लांटिंग अ ट्री एंड वेटिंग फॉर द फ्रूट, है ना. तो you need to give up on certain things that
has been a normal part and parcel of your life in order to build something that is much, much more greater than where you are right now. हमने ये भी बात कर ली कि वो 6 months का पीरियड, और हमने ये भी बात कर ली कि इन सब अगर 6 months कैन ऑल्सो बी कट शॉर्ट हो जाता है, और वो कैसे कैसे सिचुएशन है, टॉक एलैबोरेटली अपॉन दैट. श्रद्धा, आप दिस ब्रिंग्स की टू माय नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन, एंड दैट इज अबाउट ट्रॉमा बॉन्डिंग. Okay. आपने हीलिंग की बात की, आप पार्टनर के साथ भी बहुत ही होते हो, आप नहीं हो, मैं भी में हर कोई होता है कैसे रिलेशनशिप होता है. हाउ डू आई नो दैट माय रिलेशनशिप इज नॉट ट्रॉमा बॉन्डिंग बट रियली लव? क्योंकि कभी कभी लव रिलेशनशिप ट्रॉमा बॉन्डिंग की तरह से मास्क हो जाता है, और वो बाद में पता चलता है तो बहुत टाइम वेस्ट हो चुका होता है, बहुत इमोशंस एफर्ट लग चुके होते हैं और समझ नहीं आते. तो हेल्प मी विद 2 things यार. ए, एक्सप्लेन ट्रॉमा बॉन्डिंग ताकि मेरे लिसनर्स को क्लियर हो कि क्या हो रहा है, और ट्रॉमा बॉन्डिंग और लव में लोग कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं, कैसे उसको सॉल्व करें. ठीक है, देखो, ट्रॉमा बॉन्डिंग इज लाइक you're feeling familiar to this kind of setup. That is what you see in a trauma bond. कि like हाँ, कि जैसे आपने देखा है कि इमोशनल अनअवेलेबिलिटी रहना ऑफ योर फादर in your parental relationship, and when you get into a relationship as a woman, you feel that men are like this, so you need to fill that gap. So you're basically carrying the kind of trauma that your mom went through into your relationship, and you like continue that, accepting it. कि अगर मेरे फादर इमोशनली अवेलेबल नहीं थे, तो अगर मेरा पार्टनर भी नहीं है, तो इट्स ओके, इट्स ओके, होता है, ऐसे ही होता है ना. तो फेमिलियर जो टैबलेट है आपके पास, उसके साथ अपने रिलेशनशिप में घुसना इज ट्रॉमा बॉन्डिंग. यस. एक और तरीका भी है इस चीज को देखना कि यू कनेक्ट ऑन द सेम प्रॉब्लम्स, ओके. like you bond because of the trauma. Like I read an example of one of my clients. Now both of them got into love because both of them had a pet who died, and they were extremely affected by the death of their pet. Yes. And they met in a setup जहाँ पे उनकी डिस्कशन हो गई, and they bonded with each other क्योंकि वो दोनों अपने अपने पेट को इतना प्यार करते थे. तो that is the point of their. Yes. अब ये चीज good thing. I do not see that in a good way, because जैसे सपोर्ट ग्रुप्स भी हम करते हैं, एंड इन सपोर्ट ग्रुप्स देयर इज अ वेरी हार्ड एंड फास्ट थंब रूल दैट यू डू नॉट मिंगल आउटसाइड द ग्रुप. You take a relationship with Yes. the other person and Yes. they support. Yes, because see, yes, you get connected with your pains. Yes, you get connected and understand each other better with when you understand each other's sufferings, but you also feel sympathy for that person. Then, है ना, आपको पिटी फील होती है कि लाइक अरे यार, इसके साथ ऐसे भी हो गया, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है. इट कम्स फ्रॉम अ मोर लाइक यू फीलिंग कि ये इंसान के साथ बहुत बुरा हुआ है ना. तो आप अपने दिमाग को इस चीज के लिए एक्लेमेटाइज नहीं कर पाते हो कि यू कैन आस्क फॉर थिंग्स इन दिस रिलेशनशिप, यू कैन बी योर सेल्फ इन दिस रिलेशनशिप, योर पेन ऑल्सो मैटर्स इन दिस रिलेशनशिप. तो एक डोरमैट सिंड्रोम हो जाता है वहाँ पे, जो उसको हम बोलते हैं कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप हो जाती है, कि द रिलेशनशिप बिकम्स अबाउट वन पर्सन, कि उसका पेन, उसका सफरिंग, उसकी नीड्स, उसकी ज़रूरतें सब उसकी उसकी उसकी, आपकी कुछ अस्तित्व ही नहीं रहती है. फिर यू लूज योर आइडेंटिटी, यू लूज everything that you've built up till that point, and that is where you see people getting into like बहुत अब्यूसिव रिलेशनशिप्स है, नार्सिसिस्टिक पार्टनर्स हैं, है ना. तो दैट इज वेरी बिकॉज यू हैव गिवन अप, यू हैव मेंटली गिवन अप कि इसका पेन, इसकी सफरिंग मेरे सफरिंग से, मेरे पेन से, मेरे ज़रूरत से बड़ी है. तो कहीं ना कहीं ट्रॉमा बॉन्डिंग मेक्स यू हेल्पलेस टू लीव अ रिलेशनशिप. It makes you dependent on a person who is not taking care of you in the same way as you are caring for them. Because अगर ये other way around हो जाता तब तो healthy relationship हो जाती है ना, but नहीं हो रहा है. That is why you are stuck. And you always think about your hopeful कि चीज़ें एक दिन सुधरेगी, चीज़ें एक दिन ठीक हो जाएगी, and इस hope में आप टिके रहते हो, इस hope में आप like you don't get out of that relationship or get out of that abusive relationship, take divorce. relationship में जैसे हम trauma bonding देखते हैं या फिर emotional presence देखते हैं, ये एक aspect है. emotional intimacy is just one aspect of a healthy relationship. true love, like Sternberg का एक triangle theory of true love, so there he says it's not just about emotional intimacy, it's about your passion,
like how passionate are you about each other or to be with each other. And then last but not the least, the commitment, like I told you earlier, commitment to stay and work upon each other. तो ये 3 चीजों का होना at a given point of time is much needed. So emotional intimacy, passion, and Commitment commitment. These Yes. 3 factors are needed for a healthy relationship. अगर नहीं है then there is something missing. जैसे अगर passion missing है तो you are in a sexless marriage or you're in a sexless relationship. Maybe your sexual intimacy is happening with someone else. Cheating के high chances है. Emotional intimacy नहीं हो रही है then maybe you're emotionally cheating with someone else. Maybe your therapist or your mentor or someone you're not sharing with your partner. Commitment नहीं है तो you are having multiple relationships again. है ना? Anything misses, your relationship falls up. even if you don't seek it outside of your relationship, let's say आपके में passion नहीं है, you have a sexless relationship, हो सकता है बाहर वो सब चीजें नहीं भी सीख करो, but internally you're not happy, and that is good enough a reason for you to reevaluate or leave that case. So basically that. हाँ, and मुझे लगता है leave का option, like nowadays things have become a little bit better in terms of divorce, the legalities. पहले इतनी आसानी से नहीं होता था because courts are also very against giving you divorce. But आज के डेट में easier है, I'm saying, not easy, but still you need to understand your worth. You need to understand what you're gaining out of this thing. And अगर आप इस pain से गुजर रहे हो तो you need to see a point where you meet. है ना? इस पेन का मतलब भी तो कुछ निकलना चाहिए. पेन विदाउट मीनिंग इज ट्रॉमा. पेन विदाउट मीनिंग इज ग्रोथ. Pain with me. पेन विथ मीनिंग, या पेन विथ मीनिंग इज ग्रोथ. सो पेन का कुछ ना कुछ तो वजह होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो आउटकम होना चाहिए. दैट आई बिलीव. Shraddha, we have talked a fair deal about the relationships against a modern backdrop. हमने Gen Z के बारे में बात की, millennials के बारे में बात की, relationships किस तरह से होते हैं, कुछ attachment styles, familiarity, depths of relationship, काफ़ी कुछ इसमें in detail में बात की है, conflicts के बारे में बात की है. Now it brings me to our next question, जो आप कह रहे थे कि तीनों parameters होने चाहिए, नहीं तो आप fulfilled नहीं feel करते हो या बाहर देखते हो, आप mood cheating करते हो. Tell me, what is micro cheating? अगर आप आउट एंड आउट जाके चीट भी नहीं कर रहे हो, फिजिकली, इमोशनली या इन व्हाटएवर प्ले, micro cheating is a popular term that is, I'm hearing these days. So help me understand what is micro cheating and why are Gen Zs opting for it? And in fact, more than Gen Zs, I think millennials. Yeah, Bored. yeah, they don't For micro cheating, yeah. there is data, go and do what they like. But millennials, but like us, in our generation, I see that is my emotional support friend. Not in that language, Oh yeah. oh, this is usually Bagheera. Micro cheating is anything that you hide from your partner. Okay, anything. It could be a message. Anything. It could be a message, it could be a person, it could be a thing that you know that your partner will create a chaos about, or will not understand. है ना? Anything that you are going to have an uncomfortable discussion with your partner if you have. Masturbation. Yes. I was hearing from one of my clients this, that, I don't cheat on my partner, but I don't tell them about how frequently I must say, because I must have that contribution. Because Any conversation that you're avoiding to have with your partner and having it, either not having it with anyone or having it with someone else, is micro cheating. Obviously, physical cheating to alag hi baat hai. It's more of, I would say, in an emotional dynamics. And this is a premise for physical cheating. You're setting a tone to it. क्योंकि ये अगर नहीं होगा तो physical cheating होती नहीं है वैसे technically. अगर मतलब one of cases की ऐसा ही इंसान है वो अलग है. But generally this precedes you going out of a relationship. So if you are avoiding to have difficult conversations and your relationship looks goody, like सब कुछ अच्छा है and everything is fine, my partner is the best, and you're posting like good photos, and you're not having those problem talks कि family में क्या हो रहा है, future क्या करना है, financially क्या करना है, बच्चों का क्या करना है, all of these difficult conversations. you have to have a difficult conversation with your partner. Let me give a specific example. Yes, it. Suppose you're now not physically attracted to your partner. That happens in relationships. Yes. I'll go over a long period of time. That is a complaint I hear often from my children. Get bored.
But also, physical appearance is also changed. Your Yes. idea of attraction also kind of, Hmm. fades. Sometimes लोग बोलते हैं कि मुझे, what is that term? I'm forgetting that term, but you get attracted to somebody because you have a certain brain chemistry with each other. But 5 years down the line, maybe you're craving for physical chemistry more. क्योंकि किसी का physical level of understanding of my sexual need बाद में होता है, किसी का पहले होता है. कौन सा भी लेदर्स पे ये चीजें क्लोज करती है. So, आसान ना मोटा मोटा थिंग that if you don't find your partner desirable, how to have that difficult conversation with them. And you want to solve for it. You don't want to break away. Yeah. You just want to solve for it. You solve for it. Also, क्या आप intimacy को spark कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो. If you are having this intention that I need to work upon because I need to stay connected with my partner, I want to build this relationship ahead, then definitely your intention is in the right place. But tell me how to respectfully communicate to your partner. Obviously, आप You're desirable too. so obviously आप जाके directly तो बोलोगे नहीं कि you're not looking very beautiful, है ना. You are going to sit down and you're going to tell your partner, see, I really appreciate, first of all, you use the sandwich technique that we often use in corporates also, कि you give them a feedback, you don't criticize them. Maybe they have also grown out of it, है ना. तो आपको रीबिल्ड करते रहना चाहिए रिलेशनशिप. ये डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन से पहले भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो ताकि ये स्टेज में ना आए. बट अगर यहाँ पे आ गए हैं तो यू सिट डाउन एंड you have that conversation, give words to that conversation in a way that, you know what, I feel that I have different kind of sexual needs, or I feel attracted, or I really appreciate when you put that red lipstick on, or you wear that black shirt. Just appreciate them, what you want in them, what they have done for you, because they were doing it in some point of time. Maybe they also didn't get that appreciation from you, so they didn't quit. Okay, so have that conversation in a more positive oriented. ऐसा नहीं कि तुम बहुत ही भद्दे दिखते हो या फिर तुमने बहुत वेट गेन कर लिया है. नहीं, maybe show concern कि I see that you have stopped working out, I see that you are not taking care of yourself like you used to do. What's going on? Do you want to talk about it? Do you want to share? Because I'm worried for you. Come from a point of like curiosity. And solve it. Yes. Not from a point of like मुझे अच्छा नहीं लग रहा है. मुझे ये दो, मुझे कुछ. Yeah, doesn't matter, dude. Like, first of all, you are telling someone to change for you, so you need to be mindful of your language. Okay, sit down, take time. ऐसा नहीं जल्दबाजी में करो ये चीज़, या फिर इंडिकेट करो या सरकास्टिक हो जाओ. जैसे होते हैं ना कि अरे तुम तो पहले कितनी अच्छी दिखती थी, है ना, कितना अच्छा लगता था, अब तो बिल्कुल भी तुम तैयार नहीं होती हो, है ना. ऐसे मत करो. सिट डाउन. So basically, ये सिट डाउन करके कम्युनिकेशन तभी करोगे जब आपको भी क्लियर होगा कि आपके लिए वो अभी डिजायरेबल क्यों नहीं है. कभी कभी क्या होता है ना, हम रिलेशनशिप में बोर्डम इतना सेट इन हो जाता है कि आपकी बस ये फीलिंग होती है कि मेरे लिए डिजायरेबल नहीं है. पर अगर आपको स्पेसिफिक एक्शन प्लान पूछे कि इनमें क्या क्या होगा तो आपको डिजायरेबल लगेगा, आपको पता नहीं है. तो दैट्स मोर बेटर टू डू थिंग्स टुगेदर. देन आप करो चीजें एंड देन फिगर आउट हो जाएगा, समथिंग विल क्लिक. इट क्लिक्ड बिकॉज यू डिड मल्टीपल थिंग्स ना. जैसे पहले आप डेट पे गए, आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, चाय पसंद है, कॉफी पसंद है, कहीं बाहर बीचेस पसंद है, माउंटेन्स पसंद है, ये एक्सप्लोर करके ही तो हुआ. एक्सप्लोर अगेन. लाइफ इज टू बिग, अ पर्सन ग्रोज आउट ऑफ थिंग्स, है ना. हमें ऑरेंजेस पसंद होती है बचपन में, धीरे धीरे करके नहीं पसंद होती है. सो preferences change. Understand that and be open to that change of preference. Don't feel threatened, don't feel that judged, या don't feel. sometimes ना दिक्कत ये होती है, डिफेंसिव हो जाते हैं पार्टनर कि लाइक तुम्हें तो पहले पसंद था, तुम्हें तो पहले कुछ बताया नहीं, अब क्यों बताया. Don't take it personal. It doesn't mean anything about you. It just means that things need to change in a relationship for you both to work it out, है ना. Do not take it personally. Do not blame. Do not use harsh, criticizing words. Be more curious to learn what's going on with them because they are also changing. So you need to understand what changed. है ना? So mindful of your language, what kind of things you're saying to your partner. You know, we've talked a great deal about the relationships जो है या कुछ टाइम से एग्जिस्ट कर. Now, I want to bring this conversation to the excitement of the first days and first relationships and all of that. To end this conversation is, आजकल डेटिंग ऐप्स का कल्चर है, सब लोग ऐप्स पे हैं, बहुत सारे बोले हैं, सब लोग तो नहीं, और ऐप्स के थ्रू you find the partner for yourself. That has become a
potent ground for you to find somebody for yourself. Tell me what, or how should you prepare for first date? फर्स्ट डेट के लिए पहली बात तो आप अपने There's a lot of pressure, let's say, with that, especially when you're coming from a dating app and you're going on a first date. There is a lot of pressure because you always know कि यार उन्होंने ये लिखा था, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, इम्प्रेस करने के लिए हो सकता है, ऐसे ही हो सकता है. और आजकल क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट है तो कौन पे करेगा, कहाँ पे जाएंगे, क्या, ये तो दोनों ही करो. या और डेट के बाद क्या होना चाहिए. ये आजकल फर्स्ट डेट के बाद यू गेटिंग इंटीमेट विद पर्सन इज ऑल्सो वेरी कॉमन प्रैक्टिस. तो फर्स्ट डेट में ना बड़ा प्रेशर होता है. व्हाट शुड आई वेयर, हाउ शुड माई कंडक्ट बी. सो गिव मी वेरी क्लियर आइडिया अबाउट हाउ शुड वन प्रिपेयर फॉर द फर्स्ट डेट. पहली बात तो फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स की बात करते हैं. इट्स अ फर्स्ट डेट, यू डोंट ओ ईच अदर एनीथिंग, पे फॉर योरसेल्फ. मेरे मानने में तो यही है. डू नॉट बर्डन ईच अदर विद दिस डिसीजन. आई थिंक दिस शुड बी अ नॉर्म. एवरीवन पेज फॉर देमसेल्फ और मे बी गो 50-50. अगर आप दोनों 50-60 किलोमीटर दूर रहते हो, समवेयर मिडिल, बीच में मिलो या फिर बीच में मिलो. गो टू द, No. हाउ शुड यू डू. No, I think we are living in a modern world, so we need to have modern solutions for it. Chivalry, showing your inclination towards your partner doing something as a man. I think that should come later on, in later phases of your dating. Initial point should be of equality. कि आप equally एक दूसरे के लिए take care करो. अगर आप गुड़गांव में रहते हो और आपका पार्टनर नोएडा में रहता है, मीट समवेयर इन दिल्ली एंड लाइक सेंट्रल दिल्ली. ओके, मीट अ क्लोजर लाइक मिडिल ग्राउंड एंड मीट फॉर कॉफी. डोंट गो आउट विथ फ्रेंड्स फर्स्ट या फिर पबिंग में जहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइज़ है. सिट डाउन एंड हैव अ पीसफुल कॉन्वर्सेशन. एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू हैव एनी कॉन्वर्सेशंस, awkward conversations हो रही है, just give another chance of for an awkward conversation. जब पहले ही दिन ऐसा होता है बहुत सारे लोगों के साथ कि पहला ही awkward conversation हो जाता है तो they don't go. And tell me, what are the things that you should talk about on the first date? Your perspective towards life. कि how do you, Tell the conversation on first dates. if that's heavy, then what else can you discuss? Your sexual life? No. है ना? People discuss the body dance apparently these days. I'm hearing on the first date itself. My God, that's too much. I think मुझे लगता है कि सबसे बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करनी चाहिए कि what kind of values you have, what do you look for in a partner, what are your deal breakers, what do you feel about the difficult things happening in and around you. कि जैसे डिवोर्सेस है या फिर जो भी चीज़ें हैं, डिवोर्स तो बहुत ज़्यादा है, बट मे बी योर फ्रेंड्स or cheating or multiple partners, you have to just see an outlook of how this person responds to other things, because then only you will find a match, na? Otherwise you won't. Or take it slow. If you're interested in taking it slow, just go and meet, have a coffee, discuss your likes and dislikes, then meet another time. अगर meet another time नहीं करना है तो फिर तो difficult conversations पहले ही होना चाहिए, है ना? If you don't want to waste time. So, you're suggesting that you should be vulnerable in the first date itself. If the other person is vulnerable. How they can do that? Because किसी ना किसी को तो पहले रोना पड़ेगा to create a ground for the other person. आप सोचोगे पहले वो होएगा तो मैं दिखाऊंगा, वो सोच रहा पहले आप होएगा तो मैं फिर दिखाएगा. तो मैं वही बोल रहा हूँ ना कि आप प्रेमाइज सेट कर लो कि आर यू कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट लाइफ एंड कैन यू शेयर सर्टेन थिंग्स दैट आर द डिफिकल्ट पार्ट्स ऑफ योर like day-to-day life in recently. What are the difficulties that you face in your work, and take it from there, like in a casual conversation. Then take it from there कि family में क्या दिक्कतें हैं, what do you feel that your future family should have, or as a future partner how do you want them to support you, है ना? See, having these conversations might be difficult, or maybe you'll not meet the other person. भाग जाएगा वो, भागना अच्छा है rather than getting stuck in a bad one. भाग जाए, कोई दिक्कत नहीं है. तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एक जो मैं बहुत ही क्लियर प्रॉब्लम देख रही हूँ फर्स्ट डेट्स पे जो लोगों को हो रही है, क्योंकि आजकल देखो शादियाँ होने में डिफिकल्टी आ गई. दैट्स द रियल. बहुत सारे लोग अपने मिड 30s में सिंगल हैं, मतलब शादी के लिए ढूंढ रहे हैं. सिंगल है नहीं है दैट्स सब्जेक्ट. कई लोगों के लाइफ में कुछ कुछ चल रहा होता है बट शादी किसी और से करते हैं. व्हाटएवर इट इज, तो आप शादी के लिए ढूंढ रहे हो, राइट? और फर्स्ट कॉन्वर्सेशन वैसा आपने बोला, यू शुड बी ऑन लेवल, यू शुड टॉक व्हाट ईच अदर्स लाइक एंड डिसलाइक. अब
इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पर्टिकुलरली बहुत सारे लड़कों को जब शादी की बात आती है तो उन्हें ये चाहिए कि लड़की हमारी फैमिली के साथ रहने के लिए कंफर्टेबल हो। अगर फर्स्ट डेट पे कोई लड़की कह रही है आई डोंट वांट टू लिव विद द फैमिली, दैट्स अ डील ब्रेकर। शुड दैट कॉन्वर्सेशन हैपन ऑन द फर्स्ट डेट? शुड दैट बी अ डील ब्रेकर? और कैसे इसको नेविगेट करें? बिकॉज मुझे लगता है बहुत सारे लड़के एक अच्छे वायबल ऑप्शन या कैंडिडेट को खो रहे हैं क्योंकि वो कैंडिडेट ये बोलता है कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स के साथ नहीं रहना, उनको लगता है कि ये तो सबसे बड़ी वे का है। बट इन द मॉडर्न, लाइक यू सेड, हमारे पास मॉडर्न प्रॉब्लम्स के मॉडल सोल्यूशंस होनी चाहिए एंड इसको द मॉडर्न प्रॉब्लम चाहिए। तो ये ऑप्शन ही नहीं था कि आप पेरेंट्स के साथ नहीं रहोगे, पर इट वाज अ गिवन कि आप शादी करके उसके घर में आओगे, वही अंदाज के साथ रहोगे, राइट? लेकिन अब ये ऑप्शन लोग ऑप्ट आउट कर रहे हैं क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज इज अ बिग थिंग नाउ, राइट? तो अगर कोई लड़की ये कह रही है तो वही डील ब्रेकर हो जाता है लड़कों के लिए। या आपने आसपास भी नोट करती कि अपने क्लाइंट्स के साथ भी देखियो, और मुझे कहीं ना कहीं ये डबल स्टैंडर्ड भी लगता है क्योंकि वो लड़के खुद अपने पेरेंट्स के साथ अपनी लाइफ वैसे नहीं जीते जैसे वो हैं। मतलब वो क्या पीते हैं, क्या खाते हैं, किसके साथ कैसा, The parents don't know about this. विज़ाविज़ उनकी एक्सपेक्टेशन है लड़की से भी ये हमारे सेटिंग में आ रहा है और वैसा अपील करे सबको, जैसा करना चाहिए। तो व्हाट इज द राइट वे टू गो थ्रू दिस? आई थिंक अगर तुम्हारी सोच नहीं मैचअप हो रही है, अगर एज अ अडल्ट you are still thinking that you need to live with your family or live with your parents to take care of them, then I think you haven't grown out of your parental मतलब जो बच्चा वाला माइंड है। क्योंकि you can take care of your family living separately and having a life with your wife also. As a man, I'm telling you this, as a man, as an Indian man, you can do it better because then you will have your partner's support 10 times. आई अंडरस्टैंड कि हो सकता है प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करे या फिर मे बी फाइनेंशियल इश्यूज रहे, ठीक है, बट ऑल ऑफ दिस थिंग्स नीड्स टू बी अ स्टैंड पॉइंट। अगर आपका पार्टनर ये बोलता है कि यू नो व्हाट, आई डोंट वांट टू लिव विद अ फैमिली, come from it, don't take it personally first of all, come from it like understand कि क्यों नहीं रहना, understand where they are coming from. Maybe they are coming from a point of where they have seen their mothers struggle, where they have seen their mothers adjust unnecessarily or make amendments unnecessarily. So understand their fears are also coming from some place. ऐसा नहीं है कि बिना बेफजूल का फियर है, ये फियर है और हर औरत के लिए है ये चीज़ कि ना पहले घर उसका था ना बाद का घर उसका रहेगा। तो कम फ्रॉम इट फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एंड अगर आप मीडिएट कर सकते हो तो ही घुसो रिलेशनशिप में, नहीं तो आई थिंक यू नीड टू नॉट थिंक अबाउट अ रिलेशनशिप बिकॉज इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट, बिकॉज एक्सपेक्टेशंस आर डिफरेंट फ्रॉम लाइफ कि फैमिली एज अ सेटअप कैसे होना चाहिए, किस तरीके से आप प्रायोरिटाइज कर रहे हो रिलेशनशिप को, वो आपको पहले प्रायोरिटाइज करे पर आप उसको सेकंड प्रायोरिटाइज करो, ऐसा नहीं हो सकता ना, दोनों को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। जैसे हस्बैंड आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि फैमिली के साथ रहे, तो आर यू गोइंग टू प्रायोरिटाइज योर फैमिली और आर यू गोइंग टू प्रायोरिटाइज योर वाइफ, है ना? अगर आपका आंसर फैमिली है देन यू शुडंट मैरी, यू आर नॉट रेडी फॉर मैरिज येट। नो, योर फैमिली इज योर वाइफ आफ्टर मैरिज, and then your family, your extended family is each other's family. अगर ये कॉन्शियस डिसीजन आप नहीं ले रहे हो रिलेशनशिप या मैरिज में घुसने से पहले, तो फिर तो बर्बादी है, बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। यस, क्योंकि एवरीवन इज अर्निंग नाउअडेज। पहले के टाइम पे ये कमा रहे थे, वो कमा रहे थे, नहीं कमा रहे थे, है ना? तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एवरीवन इज, एवरीवन वुड लाइक टू डू थिंग्स फॉर देयर फैमिली इन द पर्टिकुलर वे। यू नीड टू वर्क एज अ टीम। अगर वो टीम स्पिरिट ही मिसिंग है, मुझे लगता है किसी से एक्सपेक्ट करने या कर लेना कि मेरे पेरेंट्स को अपना पेरेंट्स समझें पहले दिन से, दैट इज टू मच ऑफ एन एक्सपेक्टेशन। इट इज, मुझे लगता है कि गिव द अदर पर्सन टाइम कि वो रिलेशनशिप बिल्ड कर पाए। कभी कभी वो रिलेशनशिप इतना स्ट्रॉन्ग बिल्ड हो जाता है कि इट्स सो ब्यूटीफुल टू सी दैट रिलेशनशिप विद योर इन-लॉज एंड इट्स जस्ट सो ब्यूटीफुल। आई लव माई मदर इन लॉ, आई लव माई मदर इन लॉ, बट वही है कि इट टुक टाइम, वी वार्म्ड अप, शी ऑल्सो टुक टाइम, बट वही है दैट स्पेस एंड that provision could be only provided because I knew that my partner had my back, है ना? कि anything happens he had कि तू कर, तेरे को दिक्कत हो रही है तो मुझे बता, I will manage it. If that mediator is not there, as a husband you are not able to mediate, then you are failing as a husband who wants your wife to have a better relationship with your family. I think in this conversation we have tried to discuss a lot of difficult things that
people usually won't discuss on a Masi platform, on a podcast, क्योंकि ये difficult conversations है. And these point of views, opinions, and these learnings that you have acquired through your personal life and through your work life are up for judgment now. जो लोग सुन रहे हैं, कई लोग कुछ लगेगा, कई लोग कुछ लगेगा. But the point is to give a broader framework for people to pick and choose from and what applies in my relationship, rather than coming from a very set idea, fixated idea कि यही होता है और ऐसा ही होना चाहिए. Like you said, modern problems को modern solutions के तरह से approach करना पड़ेगा. Now to culminate this conversation, Shraddha, एक आखिरी सवाल जो मैं अपने सभी गेस्ट से पूछती हूँ, that is their definition of success. So as a psychologist, when you see relationships, what is your definition of a successful relationship? That's a very difficult question. Successful relationship. See, according to me, Exists first of all. I think they do. I think they do. Definitely they do. And I think everyone deserves to have one. Give me some lines, give me some ideas, point of references that you know that, you know, it's working, it's a good LB space to be in. I think if you both respect each other, like you respect each other to not like abuse or not like be negatively assuming the worst about your partner or their intentions. And successful relationship also accounts for the growth of both parties, not just one. है ना कि there's a man behind a woman's success or a woman behind a man's success. It should be like both of you should be behind each other's success, in my opinion. And I think it should bring out the best. Your partner should see the best potential in you, right? I believe I couldn't see myself right now where I am unless and until I was with the right person and he saw that in me. So your partner should actually see the best potential that you can be and push you. I am very mindful of the word that I'm using, push you to do that, to take those decisions, because you wouldn't, like, I have cried, I have fought with my partner sometimes very badly when he told me ये कर, ये वीडियो बनाना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है. मैंने बोला मेरे को नहीं करना है, मैं जा रही हूँ जॉब. When we left job together, it was a very difficult time for both of us, but he pushed me to be better at my game. And hence I think that is the much needed thing that you need in a partner, because अगर वो push नहीं करेगा तो और कौन करेगा, है ना? So that. So basically nudging each other towards growth, Yes. at the same time accepting each other as you are. Yes. वो एक बड़ा ही thin line है और वो बहुत ही एक vulnerable space है to work through कि आप उनको accept भी कर रहे हो और at the same time उनको growth के लिए nudge भी कर रहे हो. तो in a way आप उनको accept नहीं भी कर रहे हो जैसे वो है. तो वो एक healthy balance, we should give some for the audience to understand by themselves and read between the lines basically. हमें सब कुछ यहाँ पे एकदम clear crisp कि ज़्यादा थोड़ा read between the lines भी छोड़ते हैं. So thank you Shraddha for joining me on the podcast and sharing from your experience and wisdom. Thank you for having me, Shobha. I really enjoyed this discussion, and I think you're doing a really good justice to the name of the podcast. Really? Yes, I think it starts all with yourself, and then how you work on yourself reflects on other things that you are engaged in.